तक अपन देख चुके थे। धारा 57 समिति का अध्यक्ष, अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष ही पदेन अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष ये दोनों पदेन ये तो होंगे ही होंगे। और सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में नगरपालिका स्वयं रहती है। और समिति जिसका नए पदेन अध्यक्ष और ना पालिका द्वारा तो सदस्यों में से ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो सदस्यों में ही बैठक का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और वैसे ही ऑफिशियल में क्या दिया हुआ है 57 के अंदर, अध्यक्ष नगरपालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। और नगरपालिका का उपाध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य हो तो और अध्यक्ष नहीं है तो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। मतलब नगरपालिका पदेन उपाध्यक्ष जो है वो उस समिति का अध्यक्ष हो सकता है, अगर वो जो ऑफिशियल चेयरमैन है नगरपालिका का वो उसका अध्यक्ष अगर नहीं है तो वो उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष बन जाएगा। नगरपालिका किसी सदस्य को किसी भी सदस्य को भी नगरपालिका पार्षद जो है उनमें से भी कोई अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अगर मान लो कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है तो। और प्रत्येक समिति जिसका कोई पदेन अध्यक्ष और नगरपालिका अध्यक्ष है तो प्रत्येक बैठक में ऐसा अध्यक्ष उपस्थित न हो। अगर मान लो अध्यक्ष तो है लेकिन वो उपस्थित नहीं हो तो सदस्यों में से ही बैठक में अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। और जिसका कोई पदेन अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष नहीं हो तो सदस्यों में से ही अध्यक्ष चुनकर नियुक्ति जो बैठक है वो बैठक हो जाएगी। 58 बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। बैठकों में क्या अपनाई जाएगी? नगरपालिका की किसी भी समिति की साधारण बैठकें 2 मास के भीतर होना जरूरी है, मतलब 60 दिनों के भीतर होना जरूरी है। नगरपालिका की समिति की साधारण बैठकों में 2 मास के भीतर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार संचालन की जाएगी जो विहित हो। किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिवस से अधिक कालावधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो वह अनुपस्थिति में नगरपालिका का उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला सकेगा। अगर अध्यक्ष कंटिन्यू अनुपस्थित रह रहा है तो उपाध्यक्ष बैठक बुला सकता है। ये बात है 15 दिन की। यदि किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिन तक अधिक कालावधि के लिए नगरपालिका से अनुपस्थित रहता है, अगर मान लो अध्यक्ष बाई चांस अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में पालिका अध्यक्ष जो है नगरपालिका का अध्यक्ष, अगर मान लो ये समिति के बारे में बात कर रहे हैं, उस समिति का जो अध्यक्ष है वो 15 दिन के लिए मान लो अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में नगरपालिका का अध्यक्ष या नगरपालिका का उपाध्यक्ष उसकी बैठक बुला सकता है। तो यहाँ पर नगरपालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठक बुला सकता है। समितियाँ मान लो जैसा वे उचित समझे, उन जो समिति है बनी हुई है वो उचित समझे तो अपनी बैठ के कर सकेगी और उन्हें स्थगित भी कर सकती है। अगर मान लो जैसे उचित समझे, उनको लग रहा है कि बैठक करनी है, कैंसिल करनी है। लेकिन समिति का अध्यक्ष जब कभी वह ठीक समझे, नगरपालिका के अध्यक्ष या समिति के कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, वो जबरदस्ती मान लो अध्यक्ष अगर चाहे तो लिखित अनुरोध पर ऐसी तारीख जिसे अनुरोध प्रस्तुतिकरण 2 दिवस के बाद की नहीं हो स्थिति में विशेष बैठक बुला सकता है। नगरपालिका अध्यक्ष है वो विशेष बैठक बुला सकता है। कोई विशेष अनुरोध करके 2 दिवस के भीतर वो विशेष बैठक बुला सकता है। आगे कि समितियां जैसा उचित समझे अपनी बैठक कर सकेगा या उनको स्थगित कर सकेगा। नगरपालिका का अध्यक्ष समिति के रूप में कम से कम 2 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, कोई मान लो 2 सदस्य हैं और वो सदस्य गए नगरपालिका अध्यक्ष के पास में और अनुरोध दिया उन्होंने कि हम बैठक चाहते हैं, तो अनुरोध पर 2 दिवस के बाद ही अनुरोध है वो 2 दिवस के बाद की नहीं, समिति मान लो समिति है उसमें विशेष बैठक बुला सकता है। ये पढ़नी पड़ा। समिति किसी बैठक में कार्य तब तक नहीं किया जाएगा, समिति की किसी बैठक में कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आधे सदस्य उपस्थित न हो। कोई काम नहीं किया जा सकता अगर तब तक आधे सदस्य उपस्थित ना हो। तो ये अपन बातें यहाँ देख रहे हैं। अब आगे 59 धारा 59 में क्या है, तो धारा 59 अपन देखते हैं। धारा 59, तो धारा 59 के अंदर क्या है? धारा 59 के अंदर है समितियों का नगरपालिका के अनुज्ञों, समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों का अधीनस्थ होना तथा नगरपालिका की अध्यक्षाओं द्वारा अनुपालना। समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना तथा नगरपालिका के अध्यक्षों द्वारा उनका अनुपालन किया जाना। वार्ड समिति जो है, वार्ड की जो समिति है प्लस
प्रत्येक जो समिति नगर पालिका के अनुदेश पर कार्य करेगी। वार्ड समिति और प्रत्येक समिति, सारी वार्ड जो समितियां हैं और भी कोई समिति अगर बनी हुई है तो सभी की सभी नगर पालिका के आदेश पर ही कार्य करेगी। नगर पालिका अनुदेश कर रहे तभी कार्य करेगी। समिति और फंड के अंदर जो व्यय होगा वो कौन सा होगा? नगर पालिका बजट या अनुपूरक बजट, जो एक्स्ट्रा एडिशनल बजट ला रही है वो भी, या नगर पालिका का बजट हो सकता है। ये धारा 59 हो गया। नगर पालिका कोई भी विवरण का लेखा जोखा मांग सकती है। नगर पालिका इनसे, जो वार्ड समितियां हैं या प्रत्येक जो समिति है, इनसे कोई भी लेखा जोखा मांग सकती है। और समितियां, जो वार्ड समितियों तो वार्ड समितियों 54-55 के कार्य आदेश 54-55 के अंदर अपन ने जो दिए हुए हैं इन धारा में पढ़े हैं कि आदेश नगर पालिका के अधीन होंगे, उनकी अपील भी की जा सकती है। मतलब 54-55 के अंदर जो है उनकी अपील भी की जा सकती है। जो 54-55 अपन देखिए, वो 54-55 क्या है? 54-55 भी उनके अधीन कार्य किए जाएंगे। तो इसका मतलब अपने 54-55 में क्या देखा था? समितियां, और 54 में देखा था वार्ड समिति का गठन। ये जो दोनों है वार्ड समिति का गठन, कि वार्ड पर को प्रतिनिधित्व करने वाला नगर पालिका 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली जनसंख्या के अंदर वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। और इसके अंदर समिति के अंदर एक से अधिक वार्ड होने चाहिए। फिर जो समितियां हैं वो प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति होगी। तो अपन इसके बारे में बात कर रहे थे। आगे तो बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 59 अपन ने कर ली। तो समितियां, वार्ड समितियां 54-55 के आदेश नगर पालिका के अधीन होंगे तो उनकी अपील भी की जा सकती है। आगे है, इसमें क्या दे रखा है ऑफिशियल के अंदर? वार्ड समितियों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक समितियों के ऐसे अनुदेश कार्य करेगी जो नगर पालिका द्वारा से समय समय पर दिए जाएं। अब ये भी है कि नगर पालिका उसको जो बोलेगी समय समय पर उसको वो भी करना पड़ेगा। कोई भी समिति किसी भी स्कीम या नगर पालिका में निधि में व्यय का अनुमोदन तब तक नहीं कर सकती है जब तक नगर पालिका द्वारा वार्षिक बजट या अनुपूरक बजट में अनुमोदित नहीं किया गया हो। मान लो उसको बजट या अनुपूरक बजट, मतलब कहने का मतलब एक तो वार्षिक बजट होता ही है और एक एडिशनल बजट और निकाला जाता है, तात्कालिक बोलते हैं जिसको। और कोई भी समिति स्कीम या नगर पालिका निधि में व्यय का अनुमोदन, मतलब व्यय के लिए अनुमोदन नहीं कर सकती वो डायरेक्टली, जब तक कि वो जो बातें जो व्यय वो करना चाह रही है वो वार्षिक बजट या जो एडिशनल बजट है उसमें अंदर हो नहीं, तो वो नहीं कर सकती। आगे धारा 54 और 55 के अधीन यही पढ़ने पड़ा। समिति द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प ऐसे नियमों के अनुसार जो नगर पालिका द्वारा इस निमित्त बनाए जाए तो नगर पालिका के पुनरीक्षण के अधीन होगा और उसकी नगर पालिका को अपील की जा सकेगी। वो जो भी काम कर रही है नगर पालिका में उसकी अपील की जा सकती है। आगे 60 नंबर, वार्ड समिति के सामान्य करते क्या होंगे वार्ड समिति के? तो अपशिष्ट प्रबंध, स्वच्छता स्कीम तैयार करना, लोगों के समूह में सामंजस्य बैठाना, सामाजिक कल्याण की बात करना, कला संस्कृति की बात करना, टैक्स फीस और रकम संग्रहण की बात करना, वार्ड में उद्यान लगाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, अन्य करते करना, नगर पालिका में समुद्देशित करना, ये सारे वार्ड समिति के कार्य हैं। ये अपन ने जो बात कर रहे हैं वार्ड समिति के कार्य की बात कर रहे हैं अपन। वार्ड समिति के कार्य कौन कौन से हो गए? अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब जो गंदा पानी है, जो भी मान लो और भी उसका प्रबंध करना, सफाई के लिए कि उसको बाहर निकाला जा सके, स्वच्छता के लिए काम करना, नई नई स्कीम्स बनाना और लोगों के समूह के लिए सामंजस्य में एकता बैठाना, सामाजिक कल्याण के लिए काम करना, सामाजिक कल्याण के लिए सारे काम आगे, कला संस्कृति और विकास प्राधिकरण तैयार करना, कला संस्कृति के लिए उन सुरक्षित रहने के लिए काम करना, टैक्स और फीस और रकम संग्रहण करना, वार्ड बड़े बड़े वार्ड जो बने हुए उनमें गार्डन बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, अन्य काम भी नगर पालिका समुद्देशित कर सकती है। यहाँ पर एनपी का नगर पालिका है। तो करते क्या हो गए? वार्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता करना, बाहर के लिए बात वही है, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन ही हो गया, ठीक है ना। ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन का मतलब ये यहाँ पर जैसे मान लो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जो भी जो एग्जॉस्ट है, टॉयलेट है और है, उनका जो भी है अपशिष्ट का प्रबंधन करना, घरों से जो कचरा वगैरह है उसका प्रबंध करना, वार्ड में स्वच्छता के लिए पर्यवेक्षण में सहायता करना, स्वच्छता के लिए पर्यवेक्षण मतलब उसका निगरानी भी करना और स्वच्छता के लिए काम भी करना, वार्ड के लिए विकास, वार्ड के लिए क्या क्या विकास स्कीम तैयार की जानी है उनके लिए प्रोत्साहन के लिए सहायता करना, प्रोत्साहन भी करना, वार्डों में विभिन्न समूहों में सामंजस्य बैठाना और एकता के लिए प्रोत्साहन करना, सामाजिक कल्याण के कार्य करना, मतलब स्वैच्छिक श्रम, सारे जो लोग मिलकर आपस में साथ में मिलकर श्रम कर सकते हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं, और धन के रूप में दान जुटाना, जैसे मान लो कोई भी
काम हो रहा है, जन सहयोग से काम होना चाह रहा है, तो कुछ गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, कुछ जन सहयोग होगा। वार्ड से संबंधित स्कीमों के क्रियान्वयन में सहायता करना, जैसे मान लो कोई स्कीम बना दी गई है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तैयारी करना। विकास और कल्याण की तीनों स्कीमों में क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान करना कि इस स्कीम के फायदे किस किस को होंगे, उनकी पहचान भी करना। कला और संस्कृति में क्रीड़ा और खेल कूद गतिविधियों का प्रोत्साहन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस में पूछ सकता है वो। नगर पालिका के विकास क्रियाकलापों में सफल क्रियान्वयन के लिए स्वैच्छिक क्रियाकलापों में जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करना कि जनता का क्या योगदान इसमें रहना चाहिए। और सौदे करों, फीसों और रकमों के समय में सहायता करना। वार्ड में उद्यानों के रखरखाव के लिए काम करना, स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए काम करना, ऐसे करते जो नगर पालिका द्वारा संदेशित किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे काम हैं जो वार्ड समिति को सामान्य किए जाने हैं, वार्ड समिति को करने ही पड़ेंगे। तो वार्ड समिति के काम हो गए। आगे चलते हैं अपन। शक्तियाँ, कर्तव्य और कर्तव्य जो प्रत्याजो ऐसे शक्तियाँ और कर्तव्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। कौन कौन से कर्तव्य हैं, ये अपन बात कर रहे हैं किसके, वार्ड समिति के जो कर्तव्य, शक्तियाँ, कर्तव्य जो प्रत्यायोजित की जा सकेंगी। नगर पालिका प्रायोजित कर सकती है कर्तव्य कार्य। अध्यक्ष रिक्त, उपाध्यक्ष नहीं हो तो सदस्य को ही कार्यभार मिलता है। अगर मान लो अध्यक्ष रिक्त है, उपाध्यक्ष में नहीं है, सदस्य को कार्यभार मिलेगा। ST SC OBC महिला, तब उसी वर्ग का सदस्य ही बनाना जरूरी है। अगर SC SC वो अगर रिजर्वेशन का है तो उनमें से बाद में रिजर्वेशन का ही बनना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी शक्तियाँ कर्तव्य कार्य पालिका करते हैं जिसका प्रयोग निर्वहन नगर पालिका द्वारा उसकी ओर से किया जाए तो 56, 157 और 158 के अधीन विभिन्न शक्तियों कर्तव्यों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निर्धारित परिसीमाओं के शर्तों के अधीन रहते हुए जो भी विहित की जाए इस नगर अधिनियम को प्रदर्शित किए जा सकेंगे। जब मान लो अध्यक्ष वहाँ पर नहीं हो, कर्तव्य कार्य प्रदर्शित किए जा सकते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष वहाँ पर रिक्त हो और कार्यभार संभालने के लिए कोई भी उपाध्यक्ष भी अगर एब्सेंट है तो नगर पालिका के पूर्वत नियमों के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन होने तक, मतलब नया अध्यक्ष बनने तक, मान लो एब्सेंट हो और अध्यक्ष के नए अध्यक्ष के आने तक अध्यक्ष की जो सारी शक्तियाँ हैं, कर्तव्य है, कार्यपालिका है, वो कर्तव्य नगर पालिका के ऐसे सदस्य को दिए जाएंगे जिसके द्वारा उनका प्रयोग किया जाना वह ठीक समझे विहित रीति से बुलाई जाने वाली बैठक में प्रत्यायोजित कर जा सकेगा। लेकिन अगर वो रिजर्वेशन का हो, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर रिजर्वेशन का हो तो वर्गों से संबंधित यथास्थिति कोई महिला सदस्य नहीं हो तो ऐसे सदस्य का प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा जिससे वह उपयुक्त समझे। मान लो फिर भी अगर मान लो वहाँ पर अगर नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन मतलब ऐसे सदस्य को वो दिए जाएंगे जिससे कि वह उपयुक्त समझे, इसको उचित लगे। ठीक है, 62 मतलब रिजर्वेशन वाले को दिया जाए। कहने का मतलब ये है, अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये रिक्त है, उपाध्यक्ष नहीं हो तो सदस्य कार्यभार ST SC OBC महिला का अगर हो तो उसी वर्ग के कोई सदस्य को दिया जाए। फिर महिलाएं अगर नहीं है तो उसी वर्ग के कोई सदस्य को दे दो जो भी उचित लगे। आगे 62 नगर पालिका तथा समितियों के कार्य और कार्रवाइयों या उसके सदस्यों द्वारा निर्णयता आदि के धूमिल नहीं होती। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि नगर पालिका तथा समितियों के कार्य, मतलब नगर पालिका और जो समिति जो कार्य कर रही है और कार्रवाइयाँ उसके सदस्यों की निर्णयता जो कार्रवाइयाँ की जाती है या उसके सदस्यों की जो योग्यताएं हैं आदि के कारण दूषित नहीं होगी। कैसे कि अगर कोई सदस्य अध्यक्ष पीठासीन का निर्वाचन से नियुक्त में त्रुटि है, मान लो कोई सदस्य के अंदर मान लो त्रुटि निकल गई, किसको गलत तरीके से नियुक्त कर दिया गया, अध्यक्ष के निर्वाचन के अंदर भी त्रुटि हो गई तो समिति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समिति का काम तो चलता रहना चाहिए। अगर वो गलत निर्वाचन उनका हो गया तो उसको सही कर दिया जाएगा, लेकिन समिति के काम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, किसी भी साधारण बैठक या इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति किसी समिति के सदस्य के रूप में अध्यक्ष या पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की कोई निर्णयता या निर्वाचन या नाम निर्देशन या नियुक्ति में त्रुटि हो जाए तो नगर पालिका यथास्थिति में ऐसी समिति के किसी कार्य कार्रवाई को जिसमें ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है तो दूषित करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो वो जो अपनी जो बन गई मान लो समिति है और वो उसके अंदर अध्यक्ष सदस्य कोई भी मान लो नियुक्ति से त्रुटि हो गई है तो उसके समिति के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अध्यक्ष सदस्य का निर्वाचन रद्द हो जाए,
अध्यक्ष या निर्वाचन सदस्य का निर्वाचन अगर रद्द हो जाए तो वह कार्य करना बंद कर देगा, परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य अभिमान्य नहीं होंगे, अविधिमान्य नहीं होंगे। मतलब उसके द्वारा किए हुए कार्य सारे मान्य रहेंगे। वो अगर हट गया तो हट गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके द्वारा किए गए सारे कार्य मान्य होंगे। किसी सदस्य या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के परिणाम स्वरूप समय के रूप में निर्वाचन नहीं हो घोषित कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में उस तारीख तक कार्य करना बंद कर देगा, किंतु उसके द्वारा किए गए संबंधित कार्य निष्पादन के समय तक किए गए कार्य अविधि मान्य रहेंगे। समझ में आ गई बात? सेम है। आगे नेक्स्ट और दे रखा है एक, नगरपालिका का इस अधिनियम के अधीन नियुक्ति की जो भी समिति का कोई भी संकल्प किसी सदस्य का नोटिस तामील में हुई किसी अनियमितता के कारण अविधि मान्य नहीं समझा जाएगा, बशर्ते ऐसी अनियमितता नगरपालिका कार्य समिति कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं ये तो। नगरपालिका समिति में कोई भी रिक्ति के दौरान पदारूढ़ सदस्य इस कार्य करते रहेंगे मानो कोई रिक्ति नहीं हुई हो। कहने का मतलब ये है कि उस नगरपालिका समिति में किसी भी मान लो कोई रिक्ति हो जाए, कोई काम आदमी कम हो जाए, तो जो सदस्य है इस प्रकार कार्य मतलब रिक्ति हो जाए तो उनके वो कार्य होते रहेंगे, समिति के अंदर वो कार्य सारे के सारे होते रहेंगे। 63 के अंदर अपन पढ़ते हैं, नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों, नगरपालिका की जितने भी उपगत समस्त खर्चे हैं और वह है साधारणतः नगरपालिका निधि द्वारा दायी होंगे, नगरपालिका निधि से ही मिलेंगे। नगरपालिका निधि से मिलने का मतलब क्या है कि नगरपालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तव्ययों के लिए साधारणतः नगरपालिका निधि का ही दायी होना। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के सदस्य नगरपालिका के द्वारा किए गए करार संविदा के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे, तो व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे, ये बात सच है। तो खुद व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे, मान लो संविदा है उसके लिए खुद उत्तरदायी नहीं होंगे। इसमें से अन्यथा उपबंध को छोड़कर कोई भी सदस्य या नगरपालिका द्वारा की गई किसी भी संविदा या करार के संबंध में व्यक्तिगत किसी व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, नगरपालिका से संबंधित ही होगा सारा व्यय। और नगरपालिका निधि ऐसी किसी भी संविदा या करार से संबंधित लागतों तथा ऐसे व्ययों के दायी और उससे भारित होगा, तो नगरपालिका ही उसको वहन करेगी कंप्लीट। किसी धन के दुरुपयोग के लिए दुर्विनियोग के लिए मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कोई सदस्य इस अधिनियम के अधीन कार्यपालिका शक्ति प्रदान की गई उत्तरदायी होगा। प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य नगरपालिका के स्वामित्वाधीन या उसमें निहित किसी भी धन या संपत्ति के दुर्विनियोग के लिए वह पक्षकार रहा है तथा ऐसे धन या संपत्ति किसी भी हानि या दुर्व्यय के लिए उसके अविचार के कारण हुआ है, मतलब उसकी वजह से उस धन की अगर हानि हुई है उस सदस्य के अकॉर्डिंग, उस सदस्य अकॉर्डिंग जिसको उसके अविचार से सुनकर बनाया गया है, दायी होगा। तो अगर मान लो उसकी वजह से वो हानि हुई है, उसकी कारण से हानि हुई है, तो वो उसको देय होगा, उसको देना पड़ेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी और अन्य अधिकारी या व्यक्ति जिसे इस अधिनियम द्वारा अधीन कार्यपालिक शक्तियां प्रदान की जाए ऐसी हानि और दुर्विनियोग के लिए दायी होगा। यदि वह उसकी उपेक्षा का सीधा परिणाम है, मतलब उसने अगर जो काम किया है उसका डायरेक्ट परिणाम है, तो उसके अवचार के कारण हुआ है जिसे उसके अवचार से सुनकर बनाया गया है, तो उसको वो प्रदान करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि नगरपालिका किसी धन के दुर्विनियोग के लिए क्या कर रही है, मतलब वो दुरुपयोग हो गया वो धन, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य इस अधिनियम के अधीन कार्यपालिक शक्ति प्रदान की गई हो उत्तरदायी ही समझा जाएगा, और उस जो वो ऐसे समझा जाएगा कि इसने ही दुरुपयोग किया है इसका। आगे 64 के बारे में बात करते हैं। नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा नगरपालिका के पदाधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना, किसी संविदा में हित नहीं रख सकते नगरपालिका के पदाधिकारी। नगरपालिका के पदाधिकारी कर्मचारी के अलावा नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से हित रखता हो भागीदार होगा। ठीक है, इनके अलावा बाकी सारे भागीदार होंगे। कैसे? नगरपालिका पदाधिकारी संविदा में हित नहीं रखना, कोई भी व्यक्ति जो किसी नगरपालिका के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदा किसी नगरपालिका के साथ उसके अधीन या उसकी ओर से किसी नियोजन में नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी से भिन्न हैसियत से स्वयं या अपने भागीदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित रखता हो, तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतलब वो अपने रिलेटिव को ही या अपने जो अपनी खुद ही ले रहा है वो संविदा, तो वो भागीदार समझा जाएगा। और इसके अलावा कोई भी आदमी हो
तो मतलब अगर वो ही हो तो उसके विरुद्ध अनुशासन जो इनडिसिप्लिन की है वो कार्रवाई होगी, अनुशासन की कार्रवाई होगी, क्योंकि वो खुद ही संविदा ले रहा है, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। तो अगर इनके अलावा, कर्मचारी के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना हित रखता हो उस संविदा के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा हो, या कॉन्ट्रैक्ट जो जिसने ले रखा है उससे कोई संबंध रखता हो, तो वो भागीदार समझा जाएगा। लेकिन नगरपालिका की जो पदाधिकारी है वो किसी संविदा में हित नहीं रख सकता, कर्मचारी की हैसियत से तो नहीं रख सकता। ठीक है ना। आगे है, नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के लिए शामिल 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर मान लो शामिल मिला तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। नगरपालिका के साथ किसी संविदा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के लिए कोई भी सदस्य जो किसी नगरपालिका द्वारा का सदस्य है, उसके अधीन उसके द्वारा की गई संविदा, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट निकल गया वहाँ पर, नियोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या जानबूझकर अर्जित कर रहा है वो, तो ऐसा हित जो ऐसा उसका हित है नहीं, जो अपन ने बता रखा है ऊपर, जो धारा 24 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सदस्यता की निरता रखे हुए अनुज्ञेय है, दंड के रूप में दोष सिद्धि होने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। तो 5,000 रुपये तक का उसका जुर्माना देना पड़ेगा। ये 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा ही लगेगा। तो 5,000 रुपये जुर्माना है। ठीक है। आगे है धारा 66, सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे। सदस्य है वो लोक सेवक समझे जाएंगे। कैसे? नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक, नगरपालिका कर्मचारी, किसी नगरपालिका के कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार और ऐसे किसी भी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक, अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 के अधिनियम 45 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। इन सभी को लोक सेवक समझेंगे अपन। कैसे? नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य मतलब पार्षद, अधिकारी, सेवक वहाँ लगे हुए जो भी हैं, या नगरपालिका कर्मचारी, नगरपालिका टैक्स के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टादार जो टैक्स दे रहा है, पट्टेदार का सेवक, आईपीसी 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। ये लोक सेवक की डेफिनेशन में आता है, इसको अपन लोक सेवक कहेंगे। इसके आगे अपन अध्याय 4 पढ़ेंगे, जो जिसमें नगरपालिका की संपत्ति क्या क्या होंगी वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी क्लासेस के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और इसके नोट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इसकी PDF जो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।